हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। देखो, आज की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो है सल्फर सिस्टम या गंधक तंत्र। फेज इक्विलिब्रियम चल रही थी, प्रावस्था साम्य यूनिट थी हमारे पास, जिसके अंदर है सल्फर सिस्टम। इसकी हम बात कर रहे हैं। अब देखो, इस तंत्र को पढ़ने से पहले, इस सिस्टम को पढ़ने से पहले हमको इसके बारे में कुछ बातें जाननी है। क्या क्या? जैसे देखो, पहली बात, जो हमारे पास सल्फ़र है दो फॉर्म में पाया जाता है, दो रूपों में पाया जाता है। इसके दो अपर रूप पाए जाते हैं। जैसे कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं ना, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ऐसे ही इसके दो अपर रूप पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो विषमताक्ष और एक होता है एकंताक्ष। यानी कि ये तो हो गया रोम्बिक और ये हो गया मोनोक्लिनिक। दो अपर रूप पाए जाते हैं इसके। किसके? सल्फ़र के। देखो, ध्यान से सुनना, एक एक बात कहीं मिस मत करना। जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उधर से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन पहले यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो, ये दोनों जो फॉर्म हैं, कौन कौन सी? रोम्बिक और मोनोक्लिनिक। अब शॉर्ट में लिख देता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साम्यावस्था में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। कितने डिग्री पर? 95.6 डिग्री सेल्सियस पर एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में रहती है, इक्विलिब्रियम में रहती है। ठीक है। अब देखो, जो रोम्बिक है, थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ। जो रोम्बिक है यानी कि विषमताक्ष है, वो 95.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्थायी है। ठीक है, 95.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्थायी है। और जो मोनोक्लिनिक है वो 95.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर स्थायी है। ठीक है, ये हमारे पास बात हो रही थी। यहाँ पे दिख रहा है सबों को? ठीक है। अगर हम नॉर्मल प्रेशर पर देखें, साधारण दाब पर देखें, तो जो हमारे पास रोम्बिक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 114 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे पास दूसरा रूप है एकंताक्ष यानी कि मोनोक्लिनिक, देखो ऐसे मत समझना मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, दोनों लैंग्वेज में समझा रहा हूँ मैं आपको, बस वो शॉर्ट में लिखने के लिए लिख दिया मैंने। मोनोक्लिनिक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस टेम्परेचर पे ये क्या है? मेल्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मेल्ट हो जाते हैं। समझ में आई? मेल्ट होने का मतलब है जो ठोस है वो द्रव में चेंज हो जाता है। ठोस किस में चेंज हो जाता है? द्रव में चेंज हो जाता है। अब आगे की बात करते हैं। ये द्रव में चेंज हो गया। और जो ये क्रिस्टलीय अपर रूप है, कौन कौन से? R व M, रोम्बिक व मोनोक्लिनिक। अगर इनको 444 डिग्री या 444.6 डिग्री के आसपास इनको हीट दी जाए, इनको गर्म किया जाए, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं? वाष्प में चेंज हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। वाष्प में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमको 4 प्रावस्थाएं मिली हैं। 4 प्रावस्थाएं, ध्यान से देखना कौन कौन सी। यानी कि सल्फर तंत्र में 4 प्रावस्था होंगी। कौन कौन सी? 4 प्रावस्था हैं। कौन कौन सी है वो यहाँ पे देखना। पहली तो हमारे पास कौन सी है? पहली तो हमारे पास R वाली है, यानी कि रोम्बिक है। रोम्बिक है ना,
पहली अवस्था जो क्या है, सॉलिड है, जो क्या है, सॉलिड है, ठोस है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी अवस्था है वो क्या है, मोनोक्लिनिक है, वो भी क्या है, सॉलिड है, ठीक है। तीसरी अवस्था कौन सी हो गई, तीसरी अवस्था हमारे पास जब ये दोनों मेल्ट हो जाएंगे, मेल्ट होने के बाद किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तो द्रव सल्फर। तीसरी अवस्था में ये क्या है, द्रव में बदल जाएंगे, वो है द्रव सल्फर, ठीक है। वो क्या है, वो सीधी सी बात है, द्रव है तो द्रव ही होगा, लिक्विड होगा, ठीक है। और लास्ट जब हमने 444 डिग्री तक गर्म कर दिया तो फिर वो क्या हुआ, वो किस में चेंज हो गया, वाष्प में चेंज हो गया, तो वहाँ पे क्या आएगा, वाष्प सल्फर, यानी कि जो क्या है, गैस है, ठीक है। तो ये बात है, आपको जानना ज़रूरी थी, मैंने आपको बता दी। ये बात अगर समझ में आई तो ही आप आगे बढ़ना, नहीं तो वापस से ये चीज़ को देखना, ठीक है। तो अब मैं डायग्राम की बात करता हूँ। अब देखो मैं क्या है, एक तरीके से एक डायग्राम बना रहा हूँ। इस वाले एक्सिस पे मैंने ले लिया टेम्परेचर, इस वाले पे ले लिया प्रेशर, ठीक है। जैसे मैंने वाटर सिस्टम पढ़ाया था ना, सेम वैसा ही है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, नहीं तो सेम वैसा ही है। जो चीज़ें उसमें ध्यान रखनी थी वही चीज़ें हमको इधर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना। अब देखो वाटर सिस्टम थोड़ा सा इधर बना देता हूँ मैं, यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे क्या है, प्रेशर, ठीक है। देखो अब मैंने कुछ इस तरीके की आकृति बना दी, पहले ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये, ठीक है, और यहाँ से ये, ठीक है, और यहाँ से ये, ठीक है। आप सोच रहे होंगे ये कैसी कैसी लाइन खींच दी सर ने, ये क्या है, ये क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास चार अवस्था थी, अलग अलग थी। एक तो विषमताक्ष, एक एकंताक्ष यानी कि रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, एक द्रव सल्फर और एक वाष्प, ठीक है। तो चारों अवस्था अलग अलग जगह रहेंगी, है ना। तो जो चारों अवस्थाएं हैं मैंने उनको अलग अलग स्थान दे दिया, ठीक है। वो कितने कितने टेम्परेचर पर, कितने कितने प्रेशर पर चेंज होती है, तो इस हिसाब से मैंने उनको हर भाग में बांट दिया, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला जो भाग है वो किसको दे दिया, वो दे दिया वाष्प वाले को, वेपर को दे दिया, जिसको हमने लिख दिया SV से। सल्फ़र की जो वेपर प्रावस्था है उसको लिख दिया SV से। ये वाला जो पार्ट है वो मैंने किसको दे दिया, SR को, यानी कि रोम्बिक को, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ठोस है। ये जो बीच वाला पार्ट है वो मैंने किसको दे दिया, SM को, ठीक है, जो कि मोनोक्लिनिक है, जो कि ठोस है। ये वाला जो पार्ट है वो मैंने किसको दे दिया, वो दे दिया द्रव, यानी कि S और L को, ठीक है। तो चारों भाग मैंने बांट दिए, ठीक है। ध्यान से देखना एक एक चीज़, चारों को मैंने अलग अलग भाग दे दिए उनके टेम्परेचर के हिसाब से, उनके प्रेशर के हिसाब से। अब आप सोच रहे होंगे ये कोई लाइन इधर जा रही है, कोई लाइन इधर जा रही है, तो वो मैंने टेम्परेचर और प्रेशर के हिसाब से सेट किया है, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने सेट किया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नाम दे देते हैं हम इनको, जैसे मैंने नाम दे दिया A B, ठीक है, इसको नाम दे दिया C D E F, ठीक है। हमको यहाँ पे छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है वक्र, यहाँ पे जो जो कर्व हैं, जो जो वक्र हैं वो देखना है, ठीक है। वक्र कैसे देखना है वो यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो सबसे पहला वक्र कौन सा देखूँ मैं, कोई सा भी देख लो, पहला वक्र देख लो। देखो यहाँ पे कितने वक्र हैं, एक तो है AD, ये वक्र है AD, ठीक है। उसके बाद कौन सा वक्र है AB,
ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ। और कौन सा है, बी ई। वक्र तो पता होंगे क्या होते हैं, ऐसे कर्व होते हैं ना, बी ई। फिर कौन सा है, ए सी, ए सी। उसके बाद कौन सा है, सी एफ, सी एफ। ठीक है, और कौन सा रह गया, कोई सा भी पहले लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद कौन सा रह गया, बी सी। इसको भी लिख दो क्या, लिख दो सर जी। चलो आगे चलूँ, चलो चलते रहो। अब देखो यहाँ पे जो वक्र एडी है, वक्र एडी है, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो सारे वक्रों की एक एक बार हमको बात करनी है, तो हम वक्र एडी की बात कर रहे हैं। देखो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वक्र एडी है, वक्र एडी के इधर क्या है, वक्र एडी के इधर तो हमारे पास क्या है, एस आर, यानी कि जो हमारे पास ये आर है, रोम्बिक वाली अवस्था है। वक्र इसके इस तरफ तो क्या है, रोम्बिक वाली अवस्था है, एस आर। और दूसरी तरफ कौन सी है, वो है एस वी। ये पूरा एरिया वाष्प का है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एस वी, यानी कि एस आर और एस वी। यहाँ पे ठोस किस में चेंज हो रहा है, वाष्प में चेंज हो रहा है, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, ऊर्ध्वपातन वक्र बोल सकते हैं, या फिर सब्लिमेशन वक्र बोलते हैं। सब्लिमेशन वक्र क्यों बोल रहे हैं, देखो जब कोई चीज़ ठोस से सीधा गैस में चेंज हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, एस आर एस वी। ठीक है, अब देखो मैंने जब मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, इसका, तो एक फॉर्मूला बताया था, F + P = 3। ठीक है, तो F + P = 3, ये फॉर्मूला बताया था। इसमें हमको किसकी वैल्यू रखनी है, फेज, प्रावस्था। प्रावस्था क्या है, दो अलग अलग अवस्था है जिनको अलग किया जा सके। अब देखो AD है, इसके यहाँ पे क्या है, ठोस, और यहाँ पे क्या है, वाष्प। यहाँ क्या है, ठोस, और यहाँ क्या है, वाष्प। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी अवस्था हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे P यानी प्रावस्था कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे F + 2 = 3। ठीक है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। जब भी 1 आ रहा है, इसका मतलब यह क्या हो गया, एक चर तंत्र हो गया। क्या हो गया बच्चों, एक चर तंत्र हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऐसे ही हमारे पास AB है। ठीक है, यहाँ पे AB है। AB देखो कहाँ है, AB A और B। AB में इस तरफ तो क्या है, SM है, SM है, और इस तरफ क्या है, SV है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही लगेगा, F + P = 3। यहाँ एक अवस्था, यहाँ एक अवस्था। देखो इस वक्र के इस तरफ ठोस, इस तरफ वाष्प, यानी कि टोटल कितनी अवस्था हो गई, 2। तो यहाँ पे भी P बराबर क्या है, 2। ठीक है, तो P बराबर 2, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे P बराबर 2 होने का मतलब क्या है, यहाँ पे F बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो देखो बाकी के वक्र आप निकाल लोगे, इसी तरीके से निकलेंगे। सारे के सारे वक्र इस तरीके से निकालने हैं आपको, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, वक्र हो जाएंगे। ये आपको 1 2 3 4 5 6 वक्र निकालने हैं। एग्जाम में ऐसे ही लिखे आना, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और बाकी के आपको नोट्स में मिल जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। देखो वक्र के बाद क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया, क्षेत्र निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से क्षेत्र हैं, एक तो है DACF, DACF एरिया जिसमें एक ही अवस्था है, DACF। एक है ABC, एक क्या है, ABC। एक क्या है, FCBE, FCBE। और एक क्या है, DABE, DABE। देखो एरिया यानी कि हर प्रावस्था के लिए एक अलग एरिया है। जैसे ठोस के लिए ये वाला एरिया है पूरा, द्रव के लिए ये वाला है, ये वाले ठोस के लिए ये वाला है, और ये इसके लिए ये है। इनके लिए भी हमको निकालना है। जैसे DACF है, इसमें फॉर्मूला देखो, DACF
में क्या है, सिर्फ ठोस है, DACF के इधर वाला भाग, बायां वाला भाग। तो इसमें केवल क्या है, ठोस है, केवल एक अवस्था है SR, ठीक है, केवल एक अवस्था है SR बाएं भाग में। तो इसके लिए वही फॉर्मूला है F + P = 3। P की वैल्यू कितनी है, एक F + 1 = 3। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, F = 2। तो ये कैसा तंत्र हो गया, द्विचर तंत्र हो गया, डाइवैलेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, ये द्विचर तंत्र हो गया। अब ऐसे ही हमने निकाल लिया ABC का, ABC का निकालो। ABC में क्या है, SM। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे भी एक ही प्रावस्था है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, F = 2, ठीक है, निकाल के देख लेना इस फॉर्मूले से, तो यही आएगा। इसी तरीके से हमारे पास FCBE, इसमें निकाल के देख लेना FCBE, यहाँ पे क्या है SL, तो यहाँ पे भी F बराबर क्या आएगा, 2 आएगा। और लास्ट DABE साइड में लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे भी P बराबर क्या है, 1 है, तो F बराबर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, वक्र हो गए, एरिया हो गए, क्षेत्र हो गए, ठीक है। एक लास्ट बात और करते हैं, देखो लास्ट बात क्या करनी है हमें, मैं एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो पूरे तंत्र में एक जगह ऐसी भी होती है, एक जगह ऐसा बिंदु होता है जहाँ पे सारी अवस्थाएं एक साथ मिलती है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, किसी भी तंत्र में 4 अवस्थाएं एक साथ नहीं मिलेगी, केवल 3 अवस्थाएं एक साथ मिलेगी, ठीक है। तो जिस बिंदु पर 3 अवस्थाएं एक साथ मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु। जहाँ पे 3 अवस्था एक साथ मिल रही हैं, जैसे हमारे पास ये O वाला बिंदु है, यहाँ पे 3 अवस्थाएं एक साथ मिल रही हैं, ठीक है। एक तो O वाला बिंदु है, या फिर देखो A वाला बिंदु है, इस पे 3 अवस्थाएं एक साथ मिल रही है, यहाँ पे वाष्प है, यहाँ ठोस है, और यहाँ पे भी ठोस है, यहाँ विषमताक्ष है, यहाँ एकंताक्ष है, यहाँ 3 अवस्थाएं मिल रही हैं। ऐसे B वाला बिंदु है, यहाँ पे द्रव मिल रही है, यहाँ पे वाष्प मिल रही है, यहाँ पे ये मिल रही है। तो ये हमारे पास क्या है, त्रिक बिंदु है। ऐसे 3 बिंदु हो गए। तो यहाँ पे सिर्फ एक बिंदु की बात कर लेते हैं हम, बाकी के वैसे होंगे। तो यहाँ पे बिंदु किसकी बात कर लूँ मैं, बिंदु A की बात कर लेता हूँ बच्चों, बिंदु A की बात कर लेता हूँ। बिंदु A पर यहाँ क्या है, ठोस है, यहाँ ठोस क्या है, SR, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में A के देखो इस तरफ तो क्या है, ठोस, इस तरफ क्या है, SM, और इस तरफ क्या है, SV। तो ये एक दूसरे के क्या है, मैं इस तरीके से बना देता हूँ, एक दूसरे के साथ साम्यावस्था में, एक दूसरे के साथ क्या है, साम्यावस्था में। यहाँ पे भी वही सेम फॉर्मूला रखेंगे, F + P = 3। यहाँ पे P क्या है, 3 है, प्रावस्था कितनी है यहाँ पे, 3, 1 2 3 प्रावस्था है, ठीक है। तो P की वैल्यू हमने क्या रख दी, 3। तो यहाँ पे F बराबर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। यहाँ पे न तो 1 आ रहा न 2 आ रहा। इसका मतलब क्या है, जो त्रिक बिंदु है वहाँ पर जो तंत्र है वो किस प्रकार का तंत्र है, वो अचर तंत्र है, ना तो एक चर है ना द्विचर है, वो क्या है, अचर तंत्र है। ऐसे ही हमने बिंदु A पे निकाला, बिंदु B पे भी निकाल सकते हैं। बिंदु B पर कौन कौन सी अवस्था है, एक तो ये SM है यहाँ वाली, बिंदु B के देखो इस तरफ क्या है, SM, इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है बच्चों, इस तरफ वाष्प है, इस तरफ क्या है, द्रव है, इस तरफ द्रव है ना। तो ये यहाँ पे भी 3 अवस्था हो गई, तो यहाँ पे भी क्या निकल के आएगा, F + P = 3, और P की वैल्यू क्या आएगी, 3, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, तो यहाँ 0 आ जाएगी। और कौन से त्रिक बिंदु दिख रहे हैं, एक ये भी दिख रहा होगा आपको C, तो यहाँ पे भी इसी तरीके से निकाल लो। B की जगह अगर मैं C लिख दूँ तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सल्फर तंत्र। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो सारे तंत्र आपको समझ में आ जाएंगे, आपको पहले वाला वाटर सिस्टम भी समझ में आ जाएगा और ये भी आ जाएगा।
ठीक है, तो अगले तंत्र की बात हम कल के लेक्चर में करेंगे। ओके।